हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज अपन देखने वाले हैं आपका जो आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम है उसमें 17 सितंबर को आपके कौन कौन से मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे उनका अपन एनालिसिस वीडियो देखने वाले हैं कि जो आपकी सभी शिफ्टों में मैथ्स के कौन से क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन आपको आगामी एग्जाम्स में काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे। तो इसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन का चिन्ह है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही एनालिसिस के वीडियो आपको लगातार प्राप्त होते रहे। तो फ्रेंड्स, अपन चलते हैं, देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है अपना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आज जो क्वेश्चन पूछा गया कि यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। कहने का मतलब कि ट्राइंगल से संबंधित आपके दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से एक है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है आपको, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो, आप सबको पता है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपना √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। तो देखिएगा, अब इसमें आपको इसकी वैल्यू रखनी है। तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो भुजा की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 9√3/4, ठीक है, इकाई। ऐसे करके आपका राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया कि 4p+3q का स्क्वायर माइनस 4p-3q का स्क्वायर किसके इक्वल होगा। दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो देखते हैं अपन इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। देखो, ये आपको नजर आ जाएगी, जैसे मान लो कि मैं इसको ए मानता हूँ, इसको ए मानेंगे, इसको अपन बी मानेंगे, ठीक है। इसको ए मान रहे हैं, इसको बी। तो आपको कहीं ऐसा नजर आ रहा होगा ये कि a+b का होल स्क्वायर माइनस a-b का होल स्क्वायर। तो इसको अपन सोल्व करके देखते हैं कि लास्ट जो पॉइंट अपने पास क्या प्राप्त होता है। देखिएगा, जब आप इसमें वैल्यू रखोगे इसकी, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जैसे सबसे पहले एक की जगह क्या है आपका, जो एक की जगह है वो आपका 4p है। तो 4p+3q का स्क्वायर हो जाएगा, 4p+3q का स्क्वायर माइनस 4p-3q का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से, जैसे मान लो आपका 4p है, अब a+b के स्क्वायर से आप खोलोगे तो आपको ये भी पता है कि आपका जो a+b का होल स्क्वायर है वो क्या होता है। तो देखिएगा कि a+b का जो होल स्क्वायर है वो आपका होता है a² + b² + 2ab, ठीक है। और a-b का होल स्क्वायर है वो होता है अपना a² + b² - 2ab, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मूले इसमें काम आएंगे। तो देखिएगा, ए स्क्वायर की 4p का स्क्वायर क्या होगा, अब 4 का स्क्वायर हो गया 16, 4 का स्क्वायर 16, और p का p² प्लस b² की जगह 3q है, तो 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9q प्लस 2 इंटू ए बी। 2 इंटू 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका, 2 इंटू 4 इंटू आप 3 करोगे यहाँ से, तो देखिएगा ये आपका हो गया 24। कितना हो जाएगा, 24/2 इंटू 4 इंटू 3 करोगे, और ए बी की जगह आपका आ जाएगा PQ। फिर देखो माइनस का चिन्ह है, इसको खोलेंगे तो क्या होगा, वही 16p का स्क्वायर प्लस 9q, और माइनस का आपका 24q PQ, ठीक है। सबसे पहले आपको ये जो फॉर्मूलाज है इनमें आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ से, भाई ये जो माइनस का चिन्ह आएगा ना, जैसे मान लो अपना यहाँ तो क्या है, 16p² प्लस 9q प्लस 24pq। अब देखो ये माइनस चिन्ह अंदर गुना होगा, तो -16p² माइनस, यहाँ पे 9 है, -9q, और देखो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 24pq, ठीक है। तो देखो 9 से तो ये कैंसिल हो गया, इस वाले से ये कैंसिल हो गया, आपका बच गया 24, और 24 कितना हो गया, 48, 48 PQ आपका राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी लगभग हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। इसके बाद अपन देखते हैं आगे कि जो इससे अगला है, कि इसमें पूछा गया आपसे कि जैसे मान लो कि किसी बेलन का आयतन, भाई बेलन का आयतन दे रखा है, इसकी हाइट पूछी है, जहां त्रिज्या का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर। यदि किसी बेलन का आयतन 198 198 सेंटीमीटर क्यूब हो तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, जहां r बराबर 3 सेंटीमीटर हो। तो देखिएगा, आपको पता है कि क्या दे रखा है आपको, बेलन का आयतन क्या दे रखा है, बेलन का आयतन कितना है,
198 है, 198 है, आर दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन होता क्या है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसकी वैल्यू कितनी है, 198 है, और आर की वैल्यू कितनी है 3। तो जैसे आप इसमें वैल्यू रखोगे तो पाई की जगह आप रखोगे 22/7 इंटू आर की जगह 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 कर लो, चलो 3 इंटू 3 इंटू एच निकालेंगे, वो कितने के बराबर होगा, 198 के बराबर। आप देखो आप इसको यहाँ से काट सकते हैं कि ये एक बार कटेगा और ये 9 बार कट गया, ठीक है, और ये 9 से ये 9 कट जाएगा, 7 इस साइड गुणा में जाएगा, तो एच बराबर आपको प्राप्त हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट अपन को कितनी प्राप्त होगी, 7 सेंटीमीटर प्राप्त होगी। इसके बाद देखिएगा अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि यदि 100 रुपये व 50 रुपये, 100 रुपये व 50 रुपये के 32 नोटों का मूल्य 2000 रुपये हो, तो 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या होगी। आपको पता है कि जो आपके टोटल नोट हैं, टोटल नोट कितने हैं, टोटल जो अपने नोट हैं वो कितने हैं, 32 दे रखे हैं। अब जैसे मान लो कि 100 रुपये वाले मेरे पास एक्स नोट है, 100 रुपये वाले कितने नोट हैं, एक्स नोट है, तो 50 वाले कितने हो जाएंगे, 32 माइनस एक्स होंगे। भाई अगर टोटल मेरे पास 32 नोट हैं, उनमें से एक्स नोट 100 रुपये के हैं, तो 32 माइनस एक्स कितने के होंगे, 50 के होंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो कि अपन इसमें वैल्यू रखोगे आप, तो जैसे भाई 100 को तो एक्स से गुणा करेंगे, भाई 100 नोटों का मूल्य आ जाएगा, एक्स नोटों का मूल्य आ जाएगा, 100 रुपये के जो एक्स नोट होंगे उनका मूल्य क्या होगा, 100 एक्स होगा, प्लस जो 50 के जो नोट हैं, नोटों की संख्या कितनी है, 32 माइनस एक्स है, इनका मूल्य इन दोनों को गुणा कर देंगे, टोटल मूल्य कितना दे रखा है आपको, 2000 रुपये। भाई इसका मतलब क्या हुआ, 100 रुपये का नोट है, एक्स नोट है। जैसे मान लो 100 रुपये के नोट होते, आपके पास 5 नोट होते, तो 100 को 5 से गुणा करते, 500 रुपये अपने पास रहते। ऐसे ही इसमें किया है कि आपके पास 100 रुपये के नोट है और एक्स नोट है, तो 100 एक्स हो गया, और 50 वाले ये हो गया। बस अब कुछ भी नहीं, आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना है और यहाँ से एक्स की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब जो एक्स की वैल्यू प्राप्त होगी वो तो आपके 100 रुपये के नोट हैं, और जब आप उसको 32 माइनस एक्स करोगे तो आपको 50 रुपये के नोट की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। आगे देखिएगा कि कोई धनराशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 8,820 रुपये एवं 3 वर्ष में 9,261 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है कि भाई देखो यहाँ से 2 वर्ष में कितनी हो रही है, 2 वर्ष में आपकी हो रही है 8820 रुपये, और 3 वर्ष में हो रही है आपकी कितनी, 9,261 रुपये। अब देखो एक साल का अंतर कितने का आ रहा है, जब आप इसमें से माइनस करेंगे अपन, तो ये प्राप्त हो गया, देखो 144, ठीक है, 441 रुपये प्राप्त होंगे। तो एक साल का अंतर कितना आ रहा है, 441 रुपये। अब ये एक साल का ब्याज ही तो है। अब आपको ये भी पता है कि जो जैसे 2 साल से 3 साल हुआ है, तो ये मूलधन का काम करेगा। अगर जैसे मान लो 441 ब्याज है, ये इस पे अपन कैलकुलेट करें, तो तब जाके 9,261 हुआ है, तो ये वाला किसका काम करता है, मूलधन का। और ब्याज कितना है अपना 441, तो 441 तो ब्याज हो गया, तो ब्याज इंटू 100 अपॉन मूलधन कितना है 8820। समय कितना था, एक साल। जैसे आप इसको काटोगे, देखो यहाँ से ये कट गया 20 बार, और इससे काटोगे 5 बार, तो रेट आपकी निकल के आ गई यहाँ से 5%, ठीक है। क्या करना होता है इस प्रकार के प्रश्नों में, जब भी आपका टाइम डिफरेंस एक साल हो, तो ये वाला आपका मूलधन का काम करेगा, और जो ब्याज का अंतर होगा वो आपका एक साल का ब्याज का अंतर, क्योंकि 2 साल का दे रखा है मिश्रधन और 3 साल का मिश्रधन आपको दिया हुआ है। तो ये वाला मेथड आप फॉलो करोगे इस प्रकार के क्वेश्चनों में। आगे देखिएगा कि 20% और 25% के 2 क्रमिक बट्टों के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य 840 रुपये हो, तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिएगा भाई 2 क्रमिक बट्टे दिए हुए हैं, 20% और 25%। जैसे मान लो कि सपोज दैट कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो आपका x रुपये है, मान लिया अपन ने कि क्रय मूल्य कितना है, x रुपये है। अब जैसे ही आप 20% की छूट दोगे, तो 20% छूट का मतलब कितना होता है, 80/100, और 25% छूट का मतलब 75/100। तो जब आप x पे क्रमिक छूट दोगे, जैसे मान लो x था, जब 20% छूट पे दी तो कितने में बिका, 80 में, तो 80/100 इंटू 75/100 इक्वल किसके, 840 के। बस कुछ भी नहीं करना आपको, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी। कैसे निकालोगे, x इक्वल 840 इंटू, देखो 100 दोनों किस में आ जाएंगे, गुणा में आ जाएंगे, और ये दोनों भाग में चले जाएंगे, 80 इंटू 75। अब यहाँ से देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो इसको काट सकते हो, 25 से ये 4 बार कटेगा, ये आपका 3 बार कटेगा, ठीक है। आप इसको 3 से भी काट सकते हो, तो ये 2 बार कटा,
और जैसे मान लो कि 6 हो गए, 2 24, तो 8 बार कटेगा, ठीक है। यहाँ से फिर इसको 4 से काट सकते हो, देखो 4 दूनी 8 और ये 7 बार कटेगा, तो ये आ जाएगा आपका 700/2। कितना आ जाएगा? 700/2। तो आप यहाँ से इसका क्रम मूल्य आपको पता लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, आगे अपन चलते हैं कि माँ की आयु बेटे की आयु की 7 गुनी है। माँ की आयु बेटे की आयु की क्या है? 7 गुनी है। जैसे मान लो कि आपकी जो माँ की आयु है वो बेटे की आयु की 7 गुनी है, कि 7 इंटू बेटे की आयु, ऐसा ही दिया है। और क्या बोला है कि दोनों की आयु का योग, कि माँ प्लस बेटे की आयु का योग कितना है? 48 है। तो माँ की आयु क्या होगी? तो देखो, अगर मैं माँ की आयु को x मान लेता हूँ और बेटे की आयु को अपन y मान लेते हैं, तो देखिएगा कि माँ की आयु कितनी? x इक्वल 7y हो गया, और यहाँ से x प्लस वाई इक्वल कितना हो गया? 48। दो समीकरण अपने को प्राप्त हो गई। अब अपन किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। तो देखिएगा कि अपन y की वैल्यू, जैसे मान लो कि यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी भाई? y इक्वल हो जाएगा x/7 हो गया इस वाले इक्वेशन से। तो ये वाला वैल्यू इसमें रख दो आप, ठीक है। तो इसमें जब आप y की वैल्यू रखोगे तो x प्लस x/7 इक्वल 48 हो गया। समीकरण सोल्व करना आपको, इसके बाद कुछ भी नहीं करना। 7 देखो इसका एलसीएम आएगा, तो जब आप ये तो 7x प्लस x इक्वल 48, तो 7 गुणा में जाएगा। 7x प्लस x कितना हो गया? 8x इक्वल 48 इंटू 7। देखो 8 से कट गया कितने बार? 6 बार। 6 को 7 से गुणा करोगे, 42 वर्ष आपका राइट आंसर यहाँ से प्राप्त होने वाला है, ठीक है। ऐसे आप बेटे का भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके जो आज का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है। इसके बाद देखिएगा कि अपन बात करें त्रिकोणमिति से संबंधित क्या क्वेश्चन पूछा गया है। साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन टेन 90 माइनस एक्स, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो देखिएगा कि क्वेश्चन क्या है। आपका जो क्वेश्चन है वो है साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन टेन 90 माइनस एक्स। दोस्तों आपकी जो मैथ्स है वो लगभग बेसिक मैथ्स पूछी जा रही है ना। तो अगर आप जैसे मान लो ये वाला वीडियो देख लेते हो तो आपको काफी फायदा होगा। यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। देखिएगा, करते हैं अपन इसको सोल्व। तो देखो ये साइन एक्स हो गया प्लस कोस एक्स। अब आपको ये पता है कि ये इसका सप्लीमेंट्री एंगल है, पूरा कोण है। जैसे टेन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? आपका कोट थीटा। किसके बराबर होता है? कोट थीटा। अरे भाई आपने ये पढ़ा है। जैसे मान लो साइन 90 माइनस थीटा हो तो कोस थीटा होता है, कोस 90 माइनस हो तो साइन थीटा होता है। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, जब टेन 90 माइनस थीटा है तो क्या हो जाएगा? कोट थीटा होगा, ठीक है। अब कोट थीटा किसके बराबर होता है? आपने ये भी पढ़ा है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन अपॉन कोस। तो कोट किसके इक्वल होता है? कोस अपॉन साइन की। तो जब आप इसमें वैल्यू रखोगे, यहाँ से देखिएगा कि साइन प्लस कोस अपॉन कोट की जगह क्या? कोस अपॉन साइन, तो साइन ऊपर चला जाएगा। देखो कोस से कोस कैंसिल हो गया, साइन प्लस साइन कितना हो गया? 2 साइन थीटा। कितना हो गया? 2 साइन थीटा। आपका यहाँ से राइट आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद देखिए, एक जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 18 बराबर 0 हो तो इसके जो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। एल्फा और बीटा इसके मूल हैं। देखिएगा, अब आपको पता है कि मूलों का योग क्या होता है? एल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। जो मूलों का जो योग है वो क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। और आपको ये भी पता है कि एल्फा इंटू बीटा क्या होता है? मूलों का गुणनफल क्या होता है? सी अपॉन बी। ये वाले फॉर्मूले आपको आने चाहिए, तभी जाके आपका आप यहाँ से क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। देखिएगा, अब बी की वैल्यू कितनी है? 11 है, तो माइनस बी है तो ये प्लस का हो जाएगा 11। ए की वैल्यू 1 है तो 11 अपॉन 1 11 हो गया। एल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी की वैल्यू 18, ए की वैल्यू 1, 18 अपॉन 1 कितना हो गया? 18। अब देखो, जैसे पूछा गया आपसे एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आप ये जानते हो कि एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल्फा इंटू बीटा। अब देखो इसकी आप वैल्यू रख सकते हो। इस वाले को मैं इस साइड लेके आऊंगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। तो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हो गया एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एल्फा बीटा। एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो आपको यहाँ से प्राप्त हो रही है, 11 है, तो 11 का स्क्वायर हो गया माइनस 2 इंटू एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी आपको पता है 18 है। अब देखो 11 का जो स्क्वायर है, 11 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है? 121, और 2 इंटू 18 करोगे तो 36। जब आप इसमें से ये लेस करोगे,
जब इसमें से आप लेस करोगे तो 85 आपका राइट आंसर यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था और लगभग हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इसके बाद देखिएगा कि यदि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा आपको, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है और इसका परिमाप परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। तो रिकैल्क में मतलब लेंथी टाइप का क्वेश्चन बना दिया। देखिएगा अगर आप इसको कुछ ट्रिक्स फॉलो करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिएगा अब भुजाओं का अनुपात दे रखा है तो भुजाएं अपन निकाल सकते हैं। देखो अनुपातों का जैसे योग निकालोगे तो 3+4+5 कितना हो गया 12। 12 इकाई किसके इक्वल है 36 के। तो 1 किसके इक्वल होगा 3 के। तो भुजाएं इसकी कौन कौन सी आ गई 3 × 3 करोगे तो 9 सेंटीमीटर, फिर करोगे 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। भाई 1 इकाई की वैल्यू आ गई 3 इकाई, फिर 4 इकाई, फिर 5 इकाई की वैल्यू अपन निकालेंगे। इसकी भुजाएं ये आ गई। अब देखो अब आपको ये पता हो अगर डायरेक्ट ये आपका क्या है एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे मान लो आपको अब वरना फिर आप क्या करोगे इसमें, अगर जैसे मान लो कि आपको ये भी नहीं पता चले कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप कौन से मेथड पे जाओगे क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का सूत्र लगाओगे। लेकिन अगर इसको आप जल्दी करना चाहते हो आपको ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल बन रहा है, क्योंकि 15 का जो स्क्वायर है ना वो 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है कि कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो रहा है। जैसे मान लो मैं इसको 9 सेंटीमीटर मानता हूँ, ये अपने 12 सेंटीमीटर है, तो देखो ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब आप जल्दी निकाल सकते हो क्यों, क्योंकि ट्राइंगल जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 देखो आधार यहाँ से 12 है और ऊंचाई इसकी 9 है। जब इसको काटोगे 6 टाइम कट गया, इसको गुणा करोगे 54, आपका राइट आंसर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी लगभग थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। बाकी अगर जैसे मान लो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो बहुत जल्दी आपसे हो जाता है। इसके बाद देखिएगा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कि यदि किसी घन की भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ध्यान रखना आपके 2D और 3D, ठीक है, जो 10th एनसीईआरटी है वहां से लगभग ऐसे मान लो सारे क्वेश्चन वहीं से पूछे जा रहे हैं। तो फॉर्मूले आप रट के जाना। और अगर जैसे मान लो कि इसके जो अदर वीडियो है वो आप चैनल पे प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिलेगा, वो आपको काफी फायदा पहुंचाएगा ना। तो आप चैनल पे जाके एक बार वो भी देखिएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। देखिएगा किसी घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब आपको मैंने बताया था कि घन का संपूर्ण जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। बस वैल्यू रखनी थी आपको 6 इंटू भुजा की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर, 6 इंटू 4 का स्क्वायर आपका हो गया 16। तो इसको जब आप मल्टीपल करोगे तो 96 आ जाएगा, ठीक है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा। वैसे देखो आप जब भी चैनल पे जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगा, ठीक है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में। तो जैसे ये वाला फॉर्मूला भी कैसे आया रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ से जाके देख सकते हो। इसके बाद देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है आपको प्रिंसिपल या मूलधन दे रखा है 12,500 रुपए, रेट आपको दे रखी है 10%, समय आपका 2 साल है। तो सीआई आपसे पूछा है, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है सीआई पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, ठीक है। तो इसके काफी तरीके होते हैं, आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के। तो जैसे मान लो कि 2 साल का आपको सीआई दे रखा हो, सॉरी 2 साल का सीआई पूछे तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं। देखिएगा जैसे मान लो कि अपन एक तो आपका आपने सुना होगा ट्री मेथड है, ठीक है भाई। जैसे मान लो 2 साल है ना तो इसको 10 का स्क्वायर मान लो, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 मान लो मूलधन। जैसे मूलधन कुछ भी दे रखा हो, मूलधन कितना मान लिया इसका स्क्वायर 100 मान लिया। अब देखो 2 साल का कैसे निकालते हैं कि भाई 100 है तो रेट कितनी है 10 है, तो 10 को आप फ्रैक्शन में चेंज करो, ठीक है, 1/10 हो गया, ठीक है। ये तरीका अगर आपको बेसिक से पढ़ा हुआ है तो समझ में आएगा, वरना तो फिर आप अपने तरीके से निकाल सकते हो। देखिएगा 1/10 तो पहले साल का 10 हो जाएगा, दूसरे साल का 10 क्यों होगा, क्योंकि मूलधन आपने कितना माना 100 माना है, तो 100 का 1/10 10 हो गया, फिर इसका 1/10 कितना होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से टोटल आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 10 और 10। अब देखो ये जो आपका फॉर्मूला है किसमें काम करता है, आप जब सी आई एस आई का डिफरेंस पूछे ये आ गया, दोनों साल का ओनली आपसे ऐसा ही पूछे ये आ गया, ठीक है। सारे आप यहाँ से निकाल सकते हो। देखो 21 रेशियो प्राप्त हो रहा है, कितना 21 रेशियो। अब मूलधन अपन ने क्या माना था 100, लेकिन एक्चुअल में है कितना 12,500। तो 100 किसके इक्वल 12,500 के, तो एक किसके इक्वल 125 के। अब जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रेशियो प्राप्त हो रहा है ट्री मेथड से वो 21, तो 21 इंटू 125 करोगे तो आपका तुरंत आपका राइट आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जब भी आपको 2 साल दी हुई हो, जब भी आपको 2 साल दी हुई हो तो आप रेट है ना कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट निकाल सकते हो। जैसे मान लो 10% है
देखो मैं रेट निकालना सिखाता हूँ आपको। अगर मान लो 10% है ना, अगर सिंपल इंटरेस्ट की पूछता तो 20% हो जाती 2 साल की। और जब कंपाउंड इंटरेस्ट हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, तो रेट कैसे निकालते हैं? 10 + 10 प्लस 10 × 10/100। ठीक है, अब देखो इसको गुणा करोगे 100, ये कट गया 1, तो 10 और 10 20, और ये 1 21, तो कितनी रेट हो गई? 21%। डायरेक्ट आप इसका 21% निकाल दो, आपका राइट आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कि 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 हो, तो इसका अपन को सॉल्यूशन प्राप्त करना था। तो देखिएगा आपने जो आपका घातांक है उसमें एक नियम पढ़ा होगा कि a/b⁻n हो, तो ये उल्टा हो जाता है। जब इसकी पावर को आप प्लस बनाओगे तो b/a हो जाता है, और पावर का जो माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाता है। ठीक है, पावर का जब भी आपको चिन्ह चेंज करना हो तो ये संख्या एक दूसरे के नीचे रूपांतरण हो जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा 1/2 है तो 2 ऊपर जाएगा, तो ये पावर किसकी? प्लस की बन गई। अब 2 ऐसे ही 1/3 में 3 ऊपर जाएगा, 3/1 होगा तो ये प्लस की 2 बन गई। जैसे 1/4 है, 4 ऊपर गया तो ये प्लस की बन गई। अब कुछ भी नहीं करना, 2 की वैल्यू 4 प्लस 3 की वैल्यू 9 और 4 की वैल्यू 16। ठीक है, जब आप इसको जोड़ोगे तो कितना प्राप्त होगा? आपको यहाँ से 29 आपको यहाँ से प्राप्त होने वाला है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन पूछा गया 95 × 100। अब वैसे तो नॉर्मल है कि मल्टीप्लीकेशन पूछा है, लेकिन आपको जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो आपको मैंने अभी बताया था कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है और a-b का होल स्क्वायर क्या होता है। इसके अलावा भी देखना, एक जो आपका फॉर्मूला काम आएगा इस वाले क्वेश्चन में, वो होता है अपना a² - b² बराबर होता है a+b × a-b के। फॉर्मूला ध्यान में रखना है, काफी काम आता है आपके फॉर्मूला, कैलकुलेशन फास्ट करता है। देखिएगा a² - b² किसके इक्वल होता है? a+b × a-b के। अब देखो 95 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 100 - 5, और जो आपका 105 है उसको क्या लिखूंगा? 100 + 5। अब देखो ये रूप बन गया कि नहीं? a+b × a+b, तो किसके बराबर? a² - b², तो 100 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, 100 के 4 जीरो हो जाएंगे, वो सॉरी 1 के 4 जीरो माइनस 25 हो जाएगा। तो यहाँ से आप तुरंत निकाल सकते हो यहाँ से। ठीक है, तुरंत आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन में, क्योंकि आपको पता है कि आजकल का जो कंपटीशन एग्जाम अगर आपको निकालना है ना, तो टाइम का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आप पेपर के लास्ट क्वेश्चन तक ही नहीं पहुंच पाओगे। तो टाइम भी आपको मैनेज करना है, कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, ये सारा कुछ होता है आपका प्रैक्टिस से, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो मैथ्स है वो आपकी प्रैक्टिस पे वेरी करती है। देखिएगा आगे अगला जो अपना क्वेश्चन पूछा गया कि n = 7 हो तो बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होगा। अब ये पता होना चाहिए कि किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है। भाई ये फॉर्मूला आपको पता है तो 1 सेकंड में 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। आंतरिक जो कोणों का योग होता है किसी भी बहुभुज के, उसका फॉर्मूला होता है 2n - 4 समकोण। कितना होता है? 2n - 4 समकोण। समकोण का मतलब क्या? 90 डिग्री। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। 2n - 4 × 90 हो गया, बस कुछ ही नहीं, n की वैल्यू रखनी है। देखो तुरंत आंसर आएगा 2 × 7 - 4 × 90। जल्दी कर सकते हो इसको फास्ट। ये देखो 14 - 4 10 हो गया, 10 × 90 कितना? 900। तुरंत आपका राइट आंसर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर जैसे मान लो मैथ्स में जिसका बेसिक अच्छा है ना, वो काफी अच्छा स्कोर करके आ रहा है। इसके बाद देखो अप्रोक्स वैल्यू से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। अब जैसे मान लो कि कोई इसमें ऐसे अटक गया कि इसको जो आपके पॉइंटों वाले जैसे 12.96 है, 13.85 है, इसको आप वैसे ऐड करने बैठ गए ना तो आपके 2 मिनट खराब कर देगा ये। तो आपको क्या है कि वैसे क्वेश्चन में दिया था इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी। अब जैसे मान लो 12.96 है तो इसका अपन कितना लिखेंगे? 13 लिखेंगे। कितना? 13। 13.85 है तो किसके आसपास है? 14 के आसपास। माइनस 11.12 है तो ये 11 के आसपास है, प्लस ये वाला 14 के आसपास मैंने बता दिया। 2.1 किसके आसपास? 2 के आसपास। बस कुछ नहीं करना, बोडमास का नियम फॉलो करो, मल्टीपल का चिन्ह पहले सोल्व होगा। 28 हो गया प्लस 11 माइनस ये 27 हो जाएगा। 27 में से 27 प्लस के और 28 प्लस के हैं तो 55, तो ये हो गए, माइनस 11 कर दो आप, 44 आपका राइट आंसर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे अपन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन था आपका कि वही घातांक से आ गया। अब देखो मैंने उस वाले क्वेश्चन में क्या बताया था कि ये वाला जो है a/b⁴ हो तो b/a⁴ -n हो जाता है। ठीक है, पावर को अगर चेंज करना है तो इसको उल्टा कर दो। अब जैसे 3⁻⁻5 है तो 1/3 ये 5 हो जाएगा, पावर प्लस की बन गई, इंटू 1/3
4 की पावर क्या हो जाएगा, -5 है तो ये 5 प्लस की बन गई, इंटू 1/5 इसको बनाओगे तो इसकी पावर ये होगी। बस कुछ भी नहीं करना। अब इसको आप खोल के सोल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया, घातांक से काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कहने का मतलब आपका जो सिंप्लीफिकेशन है उससे लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन से संबंधित। तो ये कैसे संभव हो पाएगा, जब आपकी प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस प्लस बेसिक, मैथ्स का फंडा है प्रैक्टिस प्लस बेसिक, तो आप सारे क्वेश्चन अच्छे से सोल्व कर सकते हो। देखिएगा, क्वेश्चन है अपना 5 की पावर n+2 इक्वल है 3125 के बराबर है। तो अब क्या करना है इसमें, आपको पता है एक साइड आपका 5 की पावर n+2 दे रखा है, और जब आप 3125 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 5 लिख सकता हूँ। कैसे लिखूंगा, अब इसके लिए आपको प्राइम फैक्टर आने चाहिए। ठीक है, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। देखो इसमें 5 का भाग दोगे तो ये 6 बार गया। ठीक है, यहाँ से कितना बचेगा, 1 बचेगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर 5 बार, फिर 5 का दोगे 125, 5 का दोगे 25, भाई यहाँ से दोगे आप तो 125, फिर 5 का दोगे 5, 5 का 1, देखो 5 की पावर 5 आएगा। आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। अब देखो आधार समान होने पे घातें भी समान होती है, तो n+2 बराबर होगा किसके, 5 के। तो n बराबर देखो 2 इस साइड जाएगा तो 5 - 2 हो गया, तो n बराबर प्राप्त हो गया 3। कितना प्राप्त हो गया, 3। अगला क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कि अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कि 44 वस्तुओं का क्रय मूल्य 36 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ अथवा हानि % ज्ञात करो। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको क्या ध्यान रखना है, क्या दिया हुआ है, 44 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 36 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही एनालिसिस के वीडियो आपको इस चैनल पे रेगुलर प्राप्त होंगे। तो देखिएगा कि 44 वस्तुओं का क्रय मूल्य 36 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ध्यान रखना ये विक्रय मूल्य तो ये बन जाता है और क्रय मूल्य ये बन जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन में देखो क्रय मूल्य तो कितना बना, क्रय मूल्य 36 बना, विक्रय मूल्य कितना बना भाई, यहाँ से जो मैंने आपको तरीका बताया 44 बना। ठीक है, 44 बना। अब देखो यहाँ से कितने का लाभ अपन को हो रहा है, तो आप यहाँ से निकालोगे तो 8 रुपए का लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, 36 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं इंटू 100। 8 से कट ये सॉरी 8 से नहीं कट पाएगा आपका, जैसे मान लो आपका 36 था यहाँ पे, तो आप इसको काटोगे किससे, 4 से, 4 दूनी 8, और ये 9 बार कटेगा, तो ये हो गया 200/9। तो आप यहाँ से आपका राइट आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, अपन ने डिस्कस कर लिए कि आपका जो मैथ्स का जो एनालिसिस था, मैथ्स का दो, अगर जैसे मान लो जो बच्चा ये क्वेश्चन करके जाएगा ना, लगभग ध्यान रखना वो 25 में से है ना, वो कन्फर्म 22 प्लस करके आ जाएगा। अगर इस वाले वीडियो को आप दोबारा से एक बार चला के देख लेना। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो हमारे मोटिवेशन के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त हो जाए और हमें भी इसका जो आपका मोटिवेशन है वो प्राप्त होता रहे। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।